अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं, जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का एहसान सबसे पहले तो माजरत चाहूंगा कि मेरी तरफ से इट्स माय फॉल्ट कि नहीं कनेक्ट हो सका, है। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार, बहुत बड़ा एहसान है, शुक्रगुजार हो कि भाई अभी हमारी आपसे वाबस्तगी हो रही है। माशाल्लाह बेशुमार लोग हैं जो आपको सुनने के लिए, चाहे हमारी भी लगभग लगभग खत्म हो गई है, थोड़ी सी है, एक सी पे ले लेता हूँ। जी बस किया। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, डॉक्टर अबू साइम साहब, थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं आपके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आपको तफसीली जो है साहब तफसील से आपको अपने बारे में बताना है। दोस्तों, जहां तक डॉक्टर अबू साइम साहब की बात है, दरअसल पूर्णिया जिला से ताल्लुक रखते हैं, अमोर विधानसभा से आते हैं, और आपके गांव का नाम सिरसी है ना सर? जी जी सिरसी। सिरसी गांव से ना? जी जी सिरसी। जी, सिरसी गांव से आते हैं, और इस वक्त अ, वो बेंगलोर में स्टैब्लिश हैं, बेंगलोर में रहते हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। एक पर्सनल चीज मैं यहाँ पर जरूर आज शेयर करना चाहूंगा सर। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि डॉक्टर अबू साइम साहब के बहुत सारे एहसानात हमारे ऊपर हैं। क्योंकि डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी लाइन से ये लोगों की बहुत तरह से मदद करते हैं। आप यकीन जानिए कि जब जब मैं बीमार पड़ता हूँ या मेरी फैमिली में से कोई भी बीमार पड़ता है, आप यकीन जानिए मैं फौरन इन्हें फोन लगाता हूँ और ये जो दवाई सजेस्ट करते हैं मैं वो दवाई लेके आता हूँ। अभी मैं हाल ही की बात है, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो हमने उनको कहा कि भाई काफी दिन से आप बीमार हैं, नजला, खांसी, जुकाम, सर्दी। तो हमने कहा कि बेहतर ये है कि अगर आप अस्पताल जाएंगे तो वो मुमकिन हो कि आपको जो है कोविड टेस्ट करवाएंगे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अबू साइम साहब से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो दवाइयाँ लिखी, दवाइयाँ जाहिर है किशनगंज से ही मिली हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में ही भाई को बेहतरीन जो है साहब उसका रिजल्ट दिखा, शिफा मिला उन्हें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। खैर बहरहाल, तो डॉक्टर अबू साइम साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्णिया के सचिव हैं। जैसा कि शुरुआत में ही हमने कहा कि सीमांचल की कई सीट, 5 सीटों पर आपके विधायक गण मौजूद हैं, और कई तरह के सवालात उन विधायकों से पूछे जा रहे हैं फेसबुक पर, लेकिन उन बातों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा अबू साइम साहब के हमारे जो दोस्त है गांव मोहल्ला के, जो फॉलोअर्स हैं, जो भी आपको और हमें सुन रहे हैं, उन्हें जरा मुख्तसर में अपना तारुफ कराइए प्लीज। जी सारे व्यूअर्स को मैं सलाम अर्ज करता हूँ, आदाब अर्ज करता हूँ। और ये कोरोना पेंडेमिक के जगह आपने सारी बातें कह दी है, तो मैं अपनी और क्या तारुफ कराऊं। बस खिदमत इंसानियत के लिए हमेशा कुशा रहता हूँ। अभी मेरा वक्त था सोने का, आराम करने का, लेकिन आप निहाल भाई, जी जी आपने मुझे फोन करके कहा कि आपको लाइव आना पड़ेगा, तो हमने जी आपका रिक्वेस्ट कहा कि ठीक है चलिए इंशाल्लाह करेंगे। अगर ये वक्त हमारा किसी का काम आ जाए, कोई इससे अवेयर हो जाए, आपकी मेहनत अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो बहुत सारे लोगों को इससे हिम्मत मिलती है। कोरोना जैसे पेंडेमिक से आज बचने के दो उपाय हैं। एक तो आप जी अपने आप को भीड़ भाड़ से, लोगों से दूर रखिए। दूसरा यह है कि हिम्मत के साथ लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि अगर सब लोग दूर जी हो जाएंगे तो फिर अपनों की मदद कौन करेगा। हम जैसे लोग हैं, आप जैसे जाहिर लोग है। हैं, अगर फ्रंट लाइन में रहने वाले लोग भी डर से घर में छुप जाएंगे तो फिर मदद कौन करेगा। जी तो इसमें हिम्मत की जाहिर जरूरत है। है। और आपने कहा कि हम कोरोना से लड़ नहीं रहे हैं। हम, कोरोना जो है एक बीमारी है, क्योंकि हमारा यकीन है, ईमान वालों की यकीन होती है ये, कि कई चीजें जो है अल्लाह के कब्जे में होती है। शिफा भी अल्लाह के कब्जे में है, बीमारी भी अल्लाह के कब्जे में है, और हयात जी मौत ये सारी चीजें अल्लाह के कब्जे में होती है। लेकिन हमें जो हिदायत दिए गए हैं, हम उस पर अमल करना, हमें उस पर अमल करना चाहिए। और वबा के तरफ से जी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, कई हदीसें मुझे दरियाफ्त हुई है, हमने कई हदीसें सुनी उलमा से। कहा जाता है कि जहां वबा हो जाए वहां से भागना नहीं चाहिए, और जहां वबा है वहां जाना नहीं चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात है। तो जी मेडिकली भी ये प्रूफ है, अगर जहां वबा है, अगर खुदा न खास्ता आपको इन्फेक्शन है, आप दूसरी जगह चले गए और वहां जाके लोगों को आपने इन्फेक्ट कर दिया, तो वहां के लिए बुरा हुआ। और खुदा न खास्ता जहां वबा है आप वहां गए और आपको इन्फेक्शन आपको नहीं है, और वह आप जाके खामखा वहां जाके इन्फेक्शन ले लिए, तो ये बात मेडिकली भी प्रूव है। और इसी का नाम असल में सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंस का जो जी आज जी हम जी जी। पालन कर रहे हैं, इसी का कर रहे हैं। दूसरी चीजें ये है कि लोग कोरोना का नाम सुनते ही, मैं, कई लोगों ने मुझे फोन किया कि हम लोग खांसते हैं रात में तो चोरी चोरी खांसते हैं।
क्योंकि पुलिस वाला गाड़ी लेके जाता है, अगर खांसी सुन लेगा तो पकड़ के लेके चले जाएगा। पुलिस वाले आप पर जुल्म करने के लिए नहीं आए हैं, वो अगर गश्त लगा रहे हैं या जी प्रशासन का अगर हुक्म है कि कोई खांसता हुआ इंसान दिखे तो उसको पकड़ के लाइए और उसका कोरोना टेस्ट कीजिए, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका प्रॉपर आइसोलेशन के जी साथ उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपका मोहल्ला, आपका घर, आपका गली कूचा ही सेफ होगा, आपका परिवार ही सेफ होगा। तो इस तरह से जो भय लोगों में फैला हुआ है, ये भय तो कतई लोगों में नहीं होना चाहिए। कोरोना एक ऐसी जी बीमारी है जिसको अगर पता करके आप जल्दी से उसका आइसोलेशन के साथ अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो सक्सेस 100% होने के चांसेस हैं। और अब कहेंगे कि कोरोना में इतनी मौतें बेवक्त कैसे हो जा रही है, नेग्लिजेंसी है सरासर। हमने 1.5 महीने से लगातार मरीजों के संपर्क में हूं, हर तरह के मरीज हम लोग देखते हैं, हर तरह की परेशानियां लोगों की सुनते हैं। तो इसमें एक होता है कि जो इन्फेक्टिव फेज होता है, लोग आज इन्फेक्शन हुआ लोगों को, 2-3 दिन पहले क्या हल्की फुल्की सर्दी खांसी होती है, ये हल्की फुल्की सर्दी खांसी जी में लोग इग्नोर कर देते हैं, मेडिकल से दवा ले लेते हैं या ऐसा करते हैं। डॉक्टर साहब रोकना जी चाहूंगा, आपका चेहरा कट रहा है डॉक्टर साहब, जरा कैमरे बीच फ्रेम में है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, अभी तो मैं फर्क। जी जी बेहतर बेहतर जी बेहतर बेहतर बेहतर। नहीं, चेहरा ऊपर वाले से कट रहा है थोड़ा सा। अब यस यस बेहतर। जी जी बेहतर बेहतर। जी, तो मैं ये कहता हूं कि सेट करने में। जांच से नहीं डरना है। आप अगर जल्दी जी जांच कर लेंगे और उसके हिसाब से अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे और डॉक्टरों की सलाह से उस सिम्टोमेटिकली जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इंशाल्लाह उससे आप अच्छे हो जाएंगे। अगर आप जांच से भागेंगे, आप डर करके घर में छुप जाएंगे, तो ये बीमारी छुपने से आपको छोड़ेगी नहीं, आपको और जकड़ लेगी। तो इससे हम लोगों ने देखा है कि जो लोग इग्नोर किए हैं, 2-4 दिन इग्नोर किए, फिर खांसी सर्दी, फिर बुखार, हाई टेम्परेचर आ गया, तो हाई टेम्परेचर आने के बाद बहुत सारे लोग हमारे हॉस्पिटल्स में आकर के बोलते हैं, डॉक्टर साहब पहले मुझे 3-4 दिन की दवा दीजिए ना, मुझे कोरोना वोरोना नहीं है, बिल्कुल मुझे हो ही नहीं सकता। तो एक आदमी को गुस्से से ये भी कह दिया कि भाई अगर आपको ये पता चलता है कि कोरोना किसको है और नहीं है, तो आप यहाँ पर नौकरी कर लीजिए, जितने पेशेंट आते हैं सबको देख के आप बता दीजिए कि किसको कोरोना है किसको नहीं है, उसी हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि वो ऐसा बोलते हैं, तो कोई अगर मान लिया उसकी सुन लिया और उसको दवाई दे दिया, तो 4 दिन में क्या होता है कि डीप पेनिट्रेट हो जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है। जब कोरोना लंग्स में पहुंच जाता है तो फिर वो अपना काम दिखाना शुरू कर देता है, तब जाकर के उसमें जो है लंग्स में ओपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का बॉडी को डिमांड बढ़ जाता है, ऑक्सीजन वहां पर लंग्स जो है प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर पाता है ब्लड को, जिसकी वजह से सेचुरेशन डाउन होता जाता है। जो सेचुरेशन डाउन होगा आपकी इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम होते होते आप जो है कमजोर हो जाएंगे, और जब सांस लेने में आपको तकलीफ होने लगेगी, ऑब्वियसली लोग डरेगा ज्यादा, डर के मारे भयभीत होने की वजह से लोगों की, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो आप जो है ना, चलिए डॉक्टर साहब एक जी 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 एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल मेरी तरफ से नहीं है बल्कि सोशल मीडिया में लगातार लोग ये पूछ रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जब टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, जब ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कौन होंगे, तो उससे पहले बहुत सारे संभावित प्रत्याशी थे और अवाम के बीच जाकर वो अपने आप को इतने बड़े खादिम बता रहे थे कि शायद उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लोग सोशल मीडिया के जरिए ये पूछ रहे हैं कि वो लोग आज कहाँ हैं। आप क्योंकि AIMIM के पूर्णिया के सचिव हैं और संभावित प्रत्याशियों में एक नाम आपका भी आता था, जानना चाहता हूं कि अबू साइम साहब अभी कहाँ हैं। कहने का मतलब क्या कारकर्दगी हो रही है आपकी? जी, कारकर्दगी, दूसरों की बारी की जवाबदारी मेरे पास लेना, आप अगर उससे जवाब पूछेंगे हमसे तो ये आप अपने बारे में मुमकिन बताएं नहीं हो प्लीज। सकेगा। और मैं किसी के जाति, आपकी कारकर्दगी। जी किसी के ऊपर जाति हमला भी नहीं करूंगा इंशाल्लाह। अब रही बिल्कुल मेरी बिल्कुल बात, बिल्कुल। तो चूंकि आपको पता है कि हमें यहाँ पर हम स्ट्रगलिस्ट हैं, और यहाँ पर हम यहाँ रह करके हमने, आप देखेंगे कि हमारा जो हमदर्द ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन है, उसके तहत हमने नंबर भी जारी किया। और जैसे आपने अभी सुनाया कि आपने दवा पूछा, और कोई जो भी कोरोना से ग्रसित लोग हैं या उसके खौफ से डरे हुए हैं, ऐसे लोग जब हमसे संपर्क करते हैं तो लगातार हम उनको संपर्क करके उनका फोन उठा के उनको हम एडवाइस करते हैं, जो बेहतर होता है। दूसरी चीजें ये है कि बेंगलोर के अंदर में जितने सीमांचल के लोग हों, चाहे वो किसी भी विधानसभा के हों,
खाली अमर विधानसभा का नहीं, अमर विधानसभा के प्रत्याशी बनने की लालसा मेरे में थी। हमने जाके मेहनत किया। जाहिर बात है कि प्रत्याशियों में एक नाम मेरा आता था, लेकिन मैं अभी खिदमत इंसानियत को तरजीह देता हूँ। मैं पार्टी और पॉलिटिक्स की बात अभी नहीं करता हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को बचाने की बात करता हूँ। आप देखेंगे कोचाधामन के फतेहपुर से एक लड़का जिसको 7 दिन तक ट्राई करने के बाद कहीं पर बेड नहीं मिल सका, तो हमने अपने पार्किंग में जगह बना करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। और वो आज इससे साइम साहब रोकना चाहूंगा। आप जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, जिस शख्स की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में मैंने कई जगह देखा, कई जगह इस पोस्ट पर मेरी नजर पड़ी, तो मैंने सोचा कि भाई जब भी आपसे इस बारे में गुफ्तगू होगी तो मैं आपसे तफसील से जानना चाहूंगा कि दरअसल वो मामला क्या था, क्या वजह रही कि आपको जो है अपने पार्किंग में उसको एडजस्ट करना पड़ा, उसका जो है कोरोना का इलाज कराना पड़ा, क्या वजह रही और क्या पूरा जरा तफसील से बताएं। देखिए, वो बच्चा रैयान एचडीएफसी बैंक में जॉब करता था। जॉब के दौरान अब अच्छा, ये कोचाधामन से ताल्लुक रखते हैं? कोचाधामन के फतेहपुर से ताल्लुक रखते हैं वो। और ठीक है जी। उसके बाद जो है उसका एक पहचानने वाला आमिर सोहेल नाम से एक लड़का है जो मेरा भांजा है रिश्ते में। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा मसला है। हमने कहा कि अच्छा ठीक है। तो 3 दिन वो लोग अपने रूम में ही रह गया, डर से कहीं नहीं गया क्योंकि वो अकेला था। उनके साथी लोग जो कोई भी थे तो वो लोग उनको जिद किया, लेकिन वो आया नहीं, कहीं पर गया नहीं। फिर उसके बाद काफी वो सांस लेने में उसको तकलीफ हो गई। तो उसके बाद उसका भाई घर से आया और इजहार अस्फी साहब एमएलए हमारे मोहतरम, वो मुझे फोन किए। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, पहले मैं पेशेंट को देखता हूँ। तो मैंने अपना लोकेशन दिया और उनको बुलाया। उसके बाद देखा कि कंडीशन बहुत खराब है, 62 सैचुरेशन आ गया है और पेशेंट एक कदम भी चल नहीं पाता। तो फिर उसके बाद जो है अब मैंने अब ऑक्सीजन का इमीडिएट इंतजाम करना था। उधर ऑक्सीजन का इंतजाम करके हमने जो है हॉस्पिटलों का काफी फोन घुमाया, कम से कम 25 हॉस्पिटल को, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल को, अच्छे बुरे सारे हॉस्पिटल को। नहीं मिलने पर छोटे मोटे हॉस्पिटल्स को भी मैंने ट्राई किया, लेकिन कहीं पर नहीं मिला। तो उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल का सामना था। वो घड़ी बहुत ये था, और 1 मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन हटाया जाता तो बच्चे की जान निकल सकती थी। तब फिर उन लोगों का रोना पीटना, और मैं भी काफी परेशान था। तो देख करके मैंने सोचा कि अच्छा चलो, कम से कम ऑक्सीजन वगैरह तो मिल ही गया है। तो हमने अपने ग्राउंड फ्लोर में, जो हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग है, उसमें मैंने एक बेड का इंतजाम करवाया और उसको वहीं ऑक्सीजन लगा के रखा। और अपने हॉस्पिटल से जहाँ पर कोविड सेंटर वगैरह है, उनसे मैंने लगातार उन डॉक्टरों से संपर्क करते रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए। तो उन लोगों के सहयोग से और अपनी जहां भी अपनी कारकर्दगी से मैंने उसको स्टेबल किया। और आज 15 दिन हो गया। कई बार बीच में हम लोगों ने ट्राई किया हॉस्पिटल के लिए, अभी तक यहाँ हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है। अफसोस की बात यह आपको सुनाऊं, एचबीएस हॉस्पिटल में एक हमारे धर्मबाड़ी के मौलाना का इंतकाल हो गया था। उनका जब जनाजे के लिए हम लोगों ने वहां पर कब्रिस्तान में गया तो 73 नंबर का टोकन मिला। एक दिन का टोकन 73 नंबर। तो यहाँ हालात बहुत खराब थे, जिसके वजह से मतलब ऐसा है कि अब कहीं पर हॉस्पिटल में जाने में भी लोग डरते हैं। एक दिन में इतनी इतनी लाशें निकल रही हैं। तो ये स्टेबल होके हैं, अभी तक स्टेबल हैं, लेकिन हालत उतने बेहतर नहीं है। अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब स्टेबल है तो पल्मोनरिस्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। जो डॉक्टर साहब, क्योंकि आप बेंगलोर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आपकी वाइफ है, और दिन भर आप कोविड के मरीजों के साथ, उनके साथ घिरे रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जब घर पहुंचते हैं, क्या आपको दहशत नहीं होता, डर नहीं होता कि कहीं मुझसे मेरे बच्चे भी या मेरी फैमिली के किसी मेंबर भी जो है साहब अफेक्टेड हो जाए? ऐसी सूरत में क्या करते हैं? क्या कभी इस तरह की बातें आती दिमाग में आपके? जी बिल्कुल आती है, लेकिन लोगों का तड़पना देख करके, लोगों के वो इस मुसीबत की घड़ी को देख करके वहां से आंखें नम होकर के आता है। जब अपने बच्चों को देखता हूँ तो आंखें नम होती हैं, लेकिन आके एक कमरा मेरा अलग से है। मैंने अभी जहां पर बैठ के आपको बात कर रहा हूँ, यहाँ मेरा आसपास कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। अच्छा जी। और पूरे पीपी किट पहन के, मास्क पहन के, पूरे दिन लोगों की जो है मुसीबतों को देख करके एकदम बिल्कुल बेहाल हो जाता हूँ। अभी आकर के सुकून से एसी डाल करके अकेले कमरे में बैठा हूँ। बस वाइफ को कहा अदरक की चाय ला के दिए और आपके साथ बात कर रहा हूँ, पी रहा हूँ। खौफ तो जरूर होता है, लेकिन एक जगह ये होता है, एक हिम्मत ये होती है कि मौत तो एक दिन आनी ही है, और जो तदाबीर हैं उससे बचने के वो तो करना है। लेकिन अगर हमारे तदबीर से किसी की जान बचती है तो हम अपने सेफ्टी के साथ, हिम्मत के साथ, उसके साथ बस में खिदमत कर रहे हैं।
और फिर वही हदीस कि अल्लाह जिसको चाहता है, मर्ज अल्लाह के तरफ से है, तो अल्लाह इंशाअल्लाह लोगों की मदद करने वाले को कभी अल्लाह ताला उस तरह का मुसीबत से नहीं अबू करता। सैम साहब पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक सवाल काफी चर्चा में एक बात रही, और काफी लोगों की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि क्योंकि सोशल मीडिया में आपकी जो जो कारकर्दगी है, जो आपके जो काम है, एक्टिविटीज हैं, वो कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। जी तो आप ही के विधानसभा के कई लोगों ने ये सवाल किया और सवाल उठाया, और मेरे ख्याल में सवाल जायज भी था। उनका ये कहना था कि अबू साइम साहब जब बेंगलोर में रहकर इतना खिदमत अंजाम दे रहे हैं, क्यों ना उनको अमोर विधानसभा लाया जाए, और ताकि यहाँ अधिक से अधिक लोगों का ट्रीटमेंट, बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। मेरे ख्याल में ये मैसेज, ये पोस्ट आप तक भी पहुंचा होगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूंगा कि मैं खिदमत के लिए हमेशा तत्पर हूँ, लेकिन एक कोविड सेंटर को बनाना और उसमें एक अकेले डॉक्टर, एक टीम की जरूरत है, एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत होती है। उसमें हर तरह के जरूरियात के सामान वहाँ होने नहीं तो चाहिए। ये मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है, क्योंकि आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि अमोर विधानसभा के लोग अक्सर बोला करते हैं कि साहब यहाँ हॉस्पिटल की जो है सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा दी जाएगी, और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। आप जैसे डॉक्टर अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो जाहिर है एक बड़ा काम हो सकता है इलाके में। नहीं, हम लोग हमेशा सपोर्ट करने के लिए तत्पर हैं। जो अभी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर, जो जहां पर मरीजों को देखा जा रहा है, वहां पर भी उन लोगों ने अलर्ट करवाया। हमारे विधायक जाकर के मुलाकात करके वहां पर सारी हिदायतें दे करके आए हैं। और खास करके जो आज मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि बेलगच्छी में एक कोविड सेंटर बनाया गया है, और उस कोविड सेंटर में ऑक्सीजन और बेड्स अवेलेबल है। अगर उस इलाके के ये लोग, किन के तरफ से बनाया गया है सर? ये किन के तरफ से बनाया गया है? ये प्रशासन के तरफ से बनाया गया है, लेकिन हमारे विधायक के कहने पर बनाया गया है, उनकी सिफारिश पर बनाया गया, जहां तक अच्छा। मुझे जानकारी है। विधायक जी से हमारे इस विषय में डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पाई है। हमने मामले को देख करके अबू साइम साहब, जी साल 2017 के बाढ़ को अगर आप देखिएगा, बाढ़ को अगर याद कीजिएगा, तो उस दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गालिबन 10 लाख तक की दवाई इलाके में लोगों को भेजी गई थी, दी गई थी, लोगों की राहत के लिए। जी मुझे लगता है कि आज हमारे सीमांचल में 5 विधायक हैं। जी अगर ये पहल करें और ईमानदारी से पहल करें, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अच्छे डॉक्टरों को लेकर के एक कोविड सेंटर, बेहतर सेंटर बनाया सकता है, और बेशुमार लोगों का वहाँ इलाज मुफ्त में हो सकता है? और ये ओवैसी साहब के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो कर सकते हैं अगर चाहे तो। जी जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो रिसोर्सेस हमारे पास वहां पर है, उस पर गौर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो है अभी देखिए कि क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर वहां से देने की बात कही गई है। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी आ जाएगा और लोगों का काम आएगा। जो किशनगंज पूर्णिया में रखा जाए तो बात को कहे काफी दिन हो गए सर, अब तो लोग सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ वो जो बात कही गई थी ओवैसी साहब की तरफ से, अभी तक उस पर अमल नहीं हो सका है। ऐसा क्यों? बात यह है कि मैं चूंकि अपने आप में बड़ी देर करती मेहर बात आती जी। मैं अपने आप में यहाँ लोगों की खिदमत में इस तरह से बिजी हूँ कि आप देख लीजिए कि 22वीं विधानसभा की एक, मैं मुख्तसर में सुना देता हूँ, 22वीं विधानसभा की मौलाना नजीर साहब मरहूम की बेटी, जो दावसपेट बेंगलोर में वो थी, और वहां पर उनके हस्बैंड जो है इमामत करते हैं, तो उनको कोविड पॉजिटिव हुआ। वो घर से आई थी तो कोविड पॉजिटिव हुआ, तो मोहल्ले के लोगों ने मोहल्ला से बदर कर दिया और कहा कि इनको कोविड वो घर से लेके आए हैं, आप इनको यहाँ से निकालिए, नहीं तो हम आपको इमामत से निकाल देंगे। तो कहने की बात ये, अच्छा एक मिनट जी 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 जी, इमामत से जी निकाल सर, देंगे, कंटिन्यू प्लीज। इमामत से निकाल देंगे। और उसके बाद उस रात के 3 बजे हमारा एक दोस्त है शाहनवाज आलम, जो आपके चकला के हैं, किशनगंज चकला के, अच्छा, वो नागपुर में रहते हैं, आर्कियोलॉजिकल वो जो डिपार्टमेंट है उसमें एक ऑफिसर हैं वो। उन्होंने मुझे फोन किया कि आपसे ही उम्मीद है, अब उन लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, आप देखिए ऑक्सीजन सेचुरेशन 62, डायबिटिक पेशेंट, और रात के 3 बजे मुझे फोन करते हैं। तो हमने रात के 3 बजे उनको बुलाया और एक बगैर ऑक्सीजन के बेड का इंतजाम किया। फिर वहां पर लेके आया तो उन लोगों ने डिनाई कर दिया कि हम नहीं देंगे। अब मैं फंस गया, उनको बुला के मैं फंस गया। अब फिर क्या नहीं करता, फिर वहां के मैंने अपने क्लिनिक में ही उनको रख करके
फिर उनके लिए भी ऑक्सीजन का इंतजाम जी किया और 10 दिन उनके साथ लग करके उनका ट्रीटमेंट किया। क्योंकि मेरा क्लिनिक है, हम उनको एडमिट करके तो ट्रीटमेंट कर नहीं सकते हैं, कोविड जो पेशेंट होते हैं। जी लेकिन अब कुछ नहीं है, सड़क पर तो मरने दे नहीं सकते हैं लोगों को। तो ये 2-3 पेशेंटों के साथ जो मैं रहा तो बहुत बिजी रहा। रात को 2-2 3-3 बजे तक मैं जाग करके रहा, रमजान का भी मसला था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतना इधर व्यस्त रहा कि वो कब बात हुई थी, कब वेंटिलेटर्स आएंगे, कब क्या हुआ, न मैं पार्टी के किसी लोगों से मुझे बात करने की फुर्सत मिली, न इसका कोई मेरे पास परफेक्ट डेटा है। चलिए, इतना क्या एक है। और अहम सवाल, एक और महत्वपूर्ण सवाल, एक और खास सवाल। जी इन दिनों सोशल मीडिया में कई तरह के सवालात आ रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि को लेकर के। जी हमारे इलाके में एक शख्स ऐसे हैं, एक लीडर ऐसे हैं जो हर जगह नजर आ जाते हैं। जी वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को क्वारंटीन किए हुए हैं। उनका ये तर्क है, उनका ये दावा है कि अगर हम अभी अपने आप को क्वारंटीन करते हैं तो ये बहुत बड़ा जो है साहब लोगों के हित में एक बेनिफिशियल साबित होगा, एक बेनिफिट साबित होगा। जबकि वहीं पर सोशल मीडिया में एक युवाओं का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये कहता है जो अभी साथ मुसीबत के वक्त में साथ खड़े हैं वो बेहतर है। ये दो नजरिया है, दो चीजें हैं। उसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में जब हम कोविड की मार झेल रहे हैं, कोविड का कहर झेल रहे हैं, क्या वाकई में कोविड के इस दौर में हमें लोगों के साथ जगह जगह जाना चाहिए, क्वारंटीन करना चाहिए, क्या करना चाहिए दरअसल? देखिए, जहां तक सेहत का मसला है तो हर आदमी को पहले अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए। आवाम की बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई आदमी अपने आप को फिट महसूस करता है, अब मान लिए कि कहीं पर एक मैयत हो गई है, वहां पर उन लोगों को मैयत चाहिए जी है, या कोई क्रोनिक डिजीज उनके साथ है, जैसे हाइपरटेंसिव आदमी है या कोई मेडिसिन ले रहा है, डायबिटिक है, तो ऐसे लोगों को वहां जाने के लिए गुरेज करना चाहिए। रही बात कि अब आप समझ लीजिए, ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात कहता हूं कि मैं बेंगलोर में रह करके आपकी मदद यहां से कर सकता हूं, करता हूं, जाहिर है। तो कोई भी अपनी जिम्मेदार आदमी जो होता है वो घर के अंदर से भी सारी जिम्मेदारियां निभा सकता है। हाँ, उनके पास जो जायज सवालात हैं, जो जायज बात है, उनसे आप सवाल भी कीजिए, उनसे राब्ता कीजिए। और उनको भी चाहिए कि जो अवाम की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, तो वो कंधे से कंधा मिला करके अगर ना हो सके तो दूर से ही उन जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करें। चाहे कोई भी पार्टी का आदमी हो, कोई भी प्रतिनिधि हो। जब पार्टी कब होती है? जब इलेक्शन होता है। जीतने के बाद वो हर फर्द का नुमाइंदा होता है और हर फर्द की परेशानी मुश्किल को आसान करने की जिम्मेदारी उनके तरफ से वो करनी चाहिए, जहां तक मुमकिन हो सके, जहां तक उनका दायरा है। हर चीज का एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर में। अब समझ लीजिए कि अगर कोई विधायक अपना मतलब बॉडीली अपने आप को फिट नहीं करते हैं और अगर वो क्वारंटाइन हुए हैं 5 दिन 10 दिन के लिए, वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, तो हमें उन पर तनकीद नहीं करना चाहिए। और अगर कोई आदमी जाकर के मैयत में शामिल हो रहे हैं तो मैयत में शामिल होना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं माना जाएगा। हर कसो नाकस के मैयत में शामिल होकर के अगर आप एक इम्पोर्टेंट आदमी हैं और आप हर जगह चले जाएंगे और खुदा ना खास्ता आपको कुछ इन्फेक्ट हो जाता है, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए और कामों की रुकावट होगी। अब मैं समझ लेता हूँ, आपको कहता हूँ कि आज डॉक्टर जावेद साहब हैं, वो दिल्ली में बैठे अगर यहाँ पर किसी मंत्री से वो बात करते हैं तो हमारे सीमांचल के लिए 100 वेंटिलेटर की व्यवस्था करा सकते हैं, खाली फोन पर बात करके। उनको यहाँ आना जरूरी नहीं है। अगर वो यहाँ पर आकर के अपना सोचे कि हम लोकसभा क्षेत्र में हर मैयत में जाएंगे और हर मैयत पे जाकर के हम वाहवाही लूटेंगे कि हम तो मैयत में आते हैं, तो ये काम उनका नहीं है। काम है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना। मैं हमारे विधायक, लेकिन सर कहा तो ये भी जा रहा है ना कि हमारे यहाँ की जो राजनीति है, अगर आप शादी में नहीं जाते हैं, मैयत में नहीं जाते हैं, दावत में नहीं जाते हैं, भोज में नहीं जाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो लोग आप पर तनकीद करते हैं और बोलते हैं कि साहब जी कई तरह के सवालात खड़े होते हैं। देखिए, तनकीदों को देखना नहीं पड़ता है। तनकीद को नहीं देख करके आप जरूरत को देखिए कि जरूरत किस चीज की है। अगर कोई तनकीद करता है तो उसको तनकीद करने दीजिए। एक समझ लीजिए, मैं गया नमाज पढ़ने के लिए, मैं टोपी भूल गया घर पर। अब मैं ये समझता हूँ कि मैं सब में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे कैसा आदमी है बगैर टोपी का नमाज पढ़ रहा है।
तो मैं वहां देखा कि मेरा अल्लाह अभी मुझे क्या चाह रहा है। मेरे अल्लाह ने मुझे कहा है कि तुम्हारे सर पर टोपी रहे या न रहे, तुम पर नमाज फर्ज है, तो हम नमाज पढ़ेंगे पहले, हम बिल्कुल लोगों की तनकीद को नहीं देखेंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह से अभी इलाके की जरूरत क्या है, उस इलाके की जरूरत को हम चाहते हैं कि चाहे हमारे 5 एमएलए हों, हमारे तो 5 ही हैं, लेकिन सीमांचल में जितने एमएलए हैं और जितने एमपीज हैं, वो सारे इस बात के लिए फिक्रमंद हो जाएं कि हमारे यहाँ, हमारे सीमांचल में जो हॉस्पिटल्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हमारी सुविधाएं बेहतर कैसे हो जाए, उन सुविधाओं को बेहतर करने के लिए काम करें। और मैं ये कहूंगा कि किशनगंज में, खास करके किशनगंज में एक ऑक्सीजन प्लांट ऐसा हो जो किशनगंज की आबादी के अनुपात में हो। एक टारगेट हो कि इस अनुपात में अगर यहाँ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा तो यहाँ के लोग, अगर मान लिए कि 40% लोगों को भी अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है तो उसकी आपूर्ति की जा सकती है। क्योंकि कोविड केस में ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन डिमांड बॉडी का बढ़ जाता है तो उस वक्त कोई दवाई काम नहीं करेगा जब तक कि ऑक्सीजन लेवल को लेवल नहीं किया जाए, सेचुरेशन को बराबर नहीं किया जाए। तो इस बात को हम ये कहेंगे कि जिन प्रतिनिधियों की सेहत अगर ठीक नहीं है, अगर वो अवाम में जाने से डरते हैं, क्योंकि हर इंसान की एक स्टेमिना होती है, हर का सबका अलग अलग होता है, किसी को डर लगता है, किसी को डर नहीं लगता है। हा? एक वक्त था कि महानंदा नदी को तैर करके पार कर जाते थे, अभी नाव पर बैठने में डर लगता है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से एक अलग बात होती है। तो अगर उसको डर लग रहा है या कोई आदमी पब्लिक में जाने से डरता है, अपनी सेहत का ख्याल करता है, तो जरूरी नहीं है कि वो गलत कर रहा है, वो सही भी कर रहा है, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को देखना चाहिए। उन जिम्मेदारियों को अगर वो पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपका सवाल जायज है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर किसी के मैयत में चला जाए। मैं तो ये कहूंगा कि मैयत में जाने वाले आप गौर करो कि अगर वो आदमी को कोरोना हुआ है तो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। मुर्दे तो अपनी जिंदगी जी के चले गए, जिंदों को आप मुर्दा क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये काम भूल से भी न करें, पीपीई किट पहन करके तब मुर्दों को दफनाएं, नहीं तो वक्त ऐसा आएगा कि जैसे यहाँ पर हो रहा है, बड़े शहरों में हो रहा है कि लोग जेसीबी से मुर्दे को उठा के गड़वा रहे हैं, कहीं आप पर यह वक्त ना आ जाए। बिल्कुल। हाँ, इसमें ज्यादातर साइम साहब एक बात समझनी है और एक और अहम बात समझनी है आपसे। दरअसल इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आमतौर पर क्या होता है कि शहर और जो बड़े जो सिटीज हैं वहां पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन को लोग कंप्लीटली जो है साफ फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे इलाके में आज भी, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ कि आज भी बेशुमार लोग ऐसे नजर आ जाएंगे अपने इलाके में जिन्हें, एक तो पहली बात, उन्हें कोरोना पर अब भी एतमाद नहीं कि कोरोना कोई बीमारी है, और दूसरी बात, मास्क आप उनको जबरदस्ती पहना नहीं सकते, वो पहनने को तैयार नहीं है, ग्लव्स नहीं लगाते वो। हम सिस्टम को कोस रहे हैं, हम अस्पताल और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इन चीजों की जरूरत है, जो है सब अफेक्टेड है उनको इसकी जरूरत है, लेकिन जो अफेक्टेड नहीं है, जो अपने आप को बेहतर रखना चाहें, तो जाहिर है उन्हें तो एहतियात बरतना पड़ेगा, लेकिन नहीं बरतते हैं। ऐसी सूरत में क्या मैसेज है आपका उन लोगों के लिए? बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन्फेक्ट हैं उनको जो लोग देखते हैं या जो उनका केयर करते हैं और डॉक्टर की सलाह से जितने लोगों की जरूरत है वो लोग उनके साथ रहे, उनको पूरी तरह से हिम्मत दें, सब कुछ करें। लेकिन अब जिस तरह से हमारे लोगों में, खास करके मैं ये कहूंगा कि सुरजापुरी लोगों को जब तक नुकसान नहीं हो जाता है तब तक मानने पर जनाब राजी नहीं होते। ये नुकसान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नुकसान, ये तलवार की धार को तब समझते हैं जब सोचते हैं कि हमारा हाथ कट गया, तो हाथ कटा के तलवार की धार को नापने वाले लोग हैं ये लोग। मरने के बाद आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जीने के वक्त आपको तदबीर अपनाना पड़ेगा, जीने के वक्त आप तदबीर नहीं अपनाते हैं। और मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, जो भी खास करके हमारे अख्तरुल ईमान साहब भी, अभी उनके बारे में लोगों ने कहा कि वो तो क्वारंटाइन हो गए हैं, ऐसा क्वारंटाइन होकर कोई गलती नहीं किया उन्होंने। मैं मेरा जाति अपना यह है, मैं किसी पार्टी के हिसाब से उनके पक्ष में नहीं ले रहा हूँ, मैं एक जाति तौर पर एक पक्ष ले रहा हूँ कि कोई गलती नहीं। उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, अगर वो जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तो उनके ऊपर सवाल बनता है। लेकिन इस कोरोना काल में मैंने देखा है कि जहां कहीं मैं रोकना चाहूंगा। पूरी कर लेता हूं। नहीं, प्लीज। अख्तरुल ईमान साहब ने जो पोस्ट किया है, जो अपील की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मौधो मेरे आवास पे आके मुलाकात कर सकते हैं। भाई सवाल ये है कि अमोर विधानसभा की अवाम ने चुना है, तो अमोर के लोग मौधो क्यों आएंगे भाई? आप अमोर विधानसभा में अपने
वहां रिहाइश लीजिए, वहां पर अपना एक जो है साहब आवास आपका होना चाहिए, आपका ऑफिस होना चाहिए, आपको वहां मौजूद होना चाहिए। अमोर का आदमी मौदो क्यों आएगा सर? जी अब रही बात, दिक्कत होगी ना बहुत तरह की भाई। जी। जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरी बात पूरी कर लेने दें हम्म। कि अब वो जी जी अपने जी। आप को क्वारंटाइन किए, हो सकता है उनके साथ कोई जाति मजबूरी हो जो आप अवाम को नहीं बताना चाहते हैं। और ठीक। रही बात ये कि हम्म उनके अमौर और बैसा में उनकी ऑफिस, जहां तक मैंने सुना है कि उन्होंने ऑफिस बना करके वहां पर लोगों को बिठाया है और उनसे आप जो है राब्ता कर सकते हैं। ऐसा कई बार सोशल मीडिया ही में मैंने हम्म देखा, 2-3 दिन से, चूंकि ईद के बाद 2 दिन मैंने छुट्टी ली थी, अपना वहां का मैंने सेंटर बंद हम्म कर दिया था, तो इस बीच में मैं 2 दिन से सोशल मीडिया को मैं देख पा रहा हूँ और इतना हंगामा देखता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि उनका कोई जाति हो सकता है वो हो, और उसके लिए उन्होंने बाजाबता आपको आगाह कर दिया है कि अजहद अगर जरूरत आपको हम्म पड़ जाए कि नहीं, एमएलए साहब से ही मिलकर के ही मेरा काम होगा, अदर देन कोविड का मसला, जी। सेहत का मसला के बाद भी कोई ऐसे मसाइल होते हैं जिसको आप विधायक जी हम्म। आपका हल नहीं जी कर सकते हैं, तो सब बात आप अपने ऊपर जी। ले लेंगे। जिनको जरूरत होगी वो जाएंगे मौजो, जिनको जरूरत नहीं होगी उनको दावत खिलाने के लिए थोड़ी बुला रहे हैं। जिनको अधर जरूरत है वो, अब मौजो क्या, वो सिलीगुड़ी भी जाते हैं, वो पटना भी जाते हैं, वो दिल्ली भी हम्म। जाते हैं ना। तो मौजो जाना कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल मैं जाते हैं। डिफेंस के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने ऐसा लिखा है तो नहीं, जिनको डिफेंस ही कर रहे हैं आप। जी जब उनको उनको जी जब जरूरत पड़ेगी तो वो आ जाए, अगर उनका जी। काम हल नहीं हो रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जब विधायक जी जाते हैं कि इलाके जब में, विधायक हमारे आवाज सुरजापुर। डिस्टर्ब हो रही है। अब हमारे सुरजापुरी जी लोग ये प्लीज। क्या करते हैं कि जहां विधायक जी रहेंगे हम्म वहां पर भीड़ लगा लेते हैं, वहां पर भीड़ लगाते हम्म हैं। 2 बार इन्होंने दौरा किया, हमने सोशल मीडिया में देखा कि उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई हम्म पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो इससे उनको भी हम्म। खतरा है, लोगों को भी खतरा है। अगर इस खतरे से बचाने के नहीं, लिए मेरा सिर्फ एक सवाल है, एक सवाल है। मुझे उनके पोस्ट से कोई आपत्ति नहीं है, जी और अगर उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन किया है तो गलत भी नहीं किया है। हम उनकी इस बात से हम जो है साहब पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि हम खुद इस बात पर फेथ करते हैं कि होम क्वारंटाइन सबसे अच्छा विकल्प जी है। जी लेकिन एक मामूली सी बात हम ये समझना चाह रहे थे कि उसमें अगर वो ये ऐड करते कि भाई अमोर में भी हमारा ऑफिस है, आप वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि आपकी अगर कोई बात हो तो आप महोदय आकर के हमसे मिलिए। तो अब एक गरीब आदमी अमोर आप विधानसभा से महोदय नहीं आ सकता ना सर, आप पोस्ट बीच में पुलिस वाला रोक लेगा उसको। आप पोस्ट में गौर कीजिए, पोस्ट को मैंने भी देखा है, अच्छा नीचे लिखा हुआ है एडमिन। अच्छा। तो अक्सर होती है क्या लिखा है? एडमिन लिखा हुआ है कि किसी दूसरे ने लिखा है, जो एडमिन है पोस्ट का उन्होंने लिखा है। तो मैं ये कहूंगा चलिए कि मेरे जाति चलिए। तौर पर जो हेल्प की बात है, या कहीं पर अगर ऐसा हाँ, नामुनासिब बात पार्टी के तरफ से या किसी के तरफ से हो रहा है जी जिसको अवाम को बहुत ज्यादा जी। तकलीफ हो रही है, तो मैं अवाम के साथ खड़ा होऊंगा, पार्टी के साथ नहीं होऊंगा। हम्म एक बात। दूसरी हम्म। बात यह है कि चलिए, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, हमारे थोड़ा रोकना चाहूंगा। हमारे नहीं नहीं, विधायक, आपकी बात सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा। एक बात बल्कि दो, मैं मैं आपकी बात मुकम्मल करूंगा। एक अपील है दोस्तों। लगातार हम अब डॉक्टर अबू साहिम साहब से बात कर रहे हैं, जो अमोर विधानसभा से आते हैं और पूर्णिया जिला के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सचिव हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं इंशाल्लाह। कल और उसके बाद हम इंशाल्लाह ऐसी जो है आपको बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से जो शख्सियत है उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। देखिए, मेरे लिए सेलिब्रिटी इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ही दिल से इनका सम्मान, इनकी इज्जत करता हूं, क्योंकि मेरे एक बार नहीं बल्कि कई दफा ऐसा हुआ है कि मेडिकली हमको अगर जरूरत पड़ी है तो इन्होंने मेरा साथ दिया है और हमेशा साथ दिया है। तो मैं इनको सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। ऐसे लोगों की जरूरत है समाज को। खैर, इन आपकी बात को मुकम्मल करेंगे सर, लेकिन जो दोस्त हमें अभी देख रहे हैं, आपके जहन में किसी तरह के कोई सवालात हो, चाहे वो अमोर विधानसभा के सवाल हो, किशनगंज के सवालात हो, सीमांचल के हो, बिहार के हो, हिंदुस्तान के हो, किसी भी तरह के कोविड से जुड़े हुए सवालात हो, तो आप डॉक्टर अबू साहिम साहब से पूछ सकते हैं। अपना सवाल जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके सवाल इनसे दोहराएंगे। प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए, क्या कह रहे थे सर आप? हम ये कर रहे हैं कि रही बात विधायक जी की, तो उनके सवालात जो हैं, उनके जो जाति सवालात हैं, तो अगर कहीं पर लगता है कि उनके जाति सवालात अवाम के सवाल हैं, तो उनसे आपको बेहतर जवाब मिलेगा। हमसे ज्यादा वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं, मैं तो इनसे नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि कोविड से जुड़े हुए आपसे मुतालिक जी सवालात हो। नहीं जी नहीं, जी जी अभी जी। आपका जो सवाल जहां पर मैं कंटिन्यू था उसको पूरा कर रहा था।
कि हमारे विधायक जी और सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब महोदय में मौजूद हैं, और अगर उनसे ही पूछा जाए कि आपने ऐसा स्टेप क्यों लिया, तो शायद हमसे बेहतर जवाब किससे? हमारे जी जी, बेहतर बेहतर तो उनसे अगर जी जी, पूछा बिल्कुल जाए, हो बिल्कुल। सकता है कि अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह अगर कोई परेशानी उनके सामने, तो अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करे, और हम सबकी आमीन परेशानी को आमीन दूर करे, आमीन, पूरे अवाम की परेशानी को दूर बेशक करे। आमीन। तो मैं ये कहता हूँ जी कि जी, बिल्कुल। जाति सवालात अगर आप हमसे करेंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल बनेगा जवाब देना। हम पर जो हमारे जाति सवालात हैं, इंशाल्लाह मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। ये एमडी अनवर गनी साहब ने लिखा है कि इतना सब सवाल किए तो आपने एक भी नहीं देखा। नहीं अनवर भाई, मैं आपके सवालात को देखा हूं। अनवर भाई ने सवाल किया है, वो अख्तरुल ईमान साहब से मुतालिक सवाल है। उन्होंने कहा है कि निहाल अख्तर साहब, डॉक्टर साहब से पूछिए कि लोग क्यों जाएंगे मौधो। हालांकि इसका जवाब आपने दे दिया है, इसलिए उस सवाल को मैंने नहीं दोहराया। अच्छा, फिर उन्होंने आगे लिखा है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से समझते हैं पोस्ट को, कभी लोगों की समझ से बाहर है ये पोस्ट। खैर बहरहाल, कोई और अगर जहन में आपकी बात हो। डॉक्टर साहब बेंगलोर में कहाँ रहते हैं आप? डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं बेंगलोर में? बेंगलोर में मैं किंगेरी के पास रहता हूँ, बेंगलोर यूनिवर्सिटी के पास रहता हूँ। जगह का नाम है अच्छा। एमवी लेआउट। अगर किसी जनाब को जरूरत हो तो कमेंट में वो अपना नंबर दे दे, राब्ता कर लिया जाएगा। लोकेशन चलिए, मुझे लगता है कि लंबी गुफ्तगू हुई और काफी हेल्दी डिस्कशन हम लोगों ने किया, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद यू, क्योंकि मुझे अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और आप जैसे काबिल लोग, एहतराम लोग जब सामने हो तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। इससे पहले कि हम वीडियो को खत्म करें, अख्ताम तक लेके जाएं, आपसे गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि अगर आप हमारे दोस्तों के लिए, और जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दरअसल ये सीमांचल के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। कुछ बहादुरगंज से हैं, कुछ अदामन से हैं, अमोर से हैं, पूर्णिया से हैं, अलग अलग किशनगंज से हैं, अलग अलग जगहों से हैं। तो तमाम तर लोगों के लिए डॉक्टर अबू सैम साहब का क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? ये कहता हूँ कि अभी ये जो कोरोना का टाइम है, इसमें तो अगर आपके परिवार में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो आप अपने पूरे परिवार के साथ आप क्वारंटाइन हो जाइए। आप जरूरत के तहत एक आदमी या दो आदमी कोई काम की वजह से अगर कोई जरूरत के सामान के लिए जाते हैं तो जाइए, नहीं तो ये अगले 15 दिन तक आप कहीं भी जाने की कोशिश न करें। हो सके तो खाने पीने की जो चीजें हैं वो आप इकट्ठा कर लें, जो रखने की चीजें हैं वो रख लें, और आप घर में रहें। और दूसरी बात, अगर घर में किसी को किसी तरह की कोई सर्दी खांसी बुखार जुकाम की कोई तकलीफ है, तो आप एक आदमी उसके साथ जाकर के जहां पर जांच की सुविधा मुहैया है वहां जाकर के आप अपनी जांच कराएं, और कंफर्म होने के बाद फिर डॉक्टर की हिदायत पर आप उस पर अमल करें। और खामखा व्हाट्सएप का जो वीडियोस है दूसरे शहरों का या दूसरे जगह का या हॉस्पिटलों में जो अफरा तफरी का वीडियो है, वो ज्यादा शेयर आप न करें। उससे लोगों का जहन जो है मुंतशिर होगा, लोग डरेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई परेशानी नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना हिफाजत करके अपने पास रहिए। हाट बाजारों में भीड़ मत जमा कीजिए, लंबी लंबी गुफ्तगू मत छोड़िए। अगर हाट बाजार आप जा भी जाते हैं तो जैसे लोग चोरी करने के लिए दबे पांव जाते हैं, वैसे आप चोरी करने के लिए जाइए, कोई सामान जरूरत की लीजिए, उल्टे पांव वापस आ जाइए। मैयत हो तो मैयत में कसीर तादाद जमा करके सवाब कमाने की नीयत मत करिए, क्योंकि सवाब कमाने के लिए जो मरा है उसके लिए आप जिंदा रहना आपको इम्पोर्टेंट है, ज्यादा सवाब भेज सकते हैं आप। तो इस वजह से एक मुर्दे को दफना करके आकर के घर को कब्रिस्तान मत बनाइए। मैं ये कहता हूँ, गुस्से का ये लफ्ज है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मैयतों में ज्यादा जमा मत होइए। पता नहीं किसको कोरोना है भीड़ में, तो आप खतरे में रहेंगे। इन सारी बातों का, और खास करके जो लोग नहीं मानते हैं वो भी प्लीज माने कि आप मास्क जरूर पहने। अगर दोनों आदमी आमने सामने मास्क पहन करके आप रहते हैं तो 0% इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी मास्क नहीं पहनता है तो जैसे जैसे एहतियाती तदाबीर छोड़ते हैं लोग, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ने के ज्यादा हो जाते हैं। तो मास्क जरूर पहने। जब भी घर से जाएं साबुन से हाथ धो करके घर से निकलें, जब भी आए तो साबुन से हाथ धो करके घर में जाएं, बच्चों से भी बाल बच्चों से मिलें। और जो लोग हाट बाजार जाते हैं या कहीं किसी से मिलने जाते हैं, वो लोग आकर के अपने पूरे बदन के कपड़े ही चेंज कर लें, और बेहतर हो कि गर्म पानी से गुसल कर लें, और पूरे दिन के अंदर में कम से कम 3-4 बार गर्म कोई चीज पिए,
जैसे गर्म दूध पीना हुआ, अदरक वाली चाय पीना हुआ, या गर्म पानी ही पीना हुआ, तो कुछ गर्म गर्म चीज, ताकि गले में, क्योंकि सबसे पहले कोरोना जो अटैक होता है नाक और गले में होता है, वहीं से धीरे धीरे लंग्स में उतरता है, तब जाके आदमी को इफेक्ट करता है। तो जब नाक और मुंह में है, अगर आप उसको गर्म पानी लेंगे या गर्म पिए लेंगे, तो वो जो म्यूकस है वो मेल्ट होकर के आपके पेट में चला जाएगा। जब पेट में चला जाता है तो कोरोना नुकसान नहीं करता है। कोरोना नुकसान करता है सिर्फ सांस की नलियों में जाने से, फेफड़े में जाने से। तो इसी वजह से गर्म अच्छा, चीजों का आप जरूर सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये तो बहुत ही आप कीमती अपनी बात बताई आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। और आप अपने वहां के प्रशासन की भी कदर करें। प्रशासन को भी चाहिए, मैं उन लोगों को भी सैल्यूट करता हूं कि इस कोरोना की घड़ी में वो हर जगह अपने कमर बस्ता खड़े रहते हैं, लेकिन लोगों पर ज्यादती न करें, लोगों पर ज्यादती न हम्म करें। हाँ, हद से ज्यादा ज्यादती नहीं कर, डांट डपटना या लोग नहीं मान रहे हैं तो एक आध लाठी उठी चलाना जायज है उनके लिए, उनकी भाषा में बोलना भी उनके लिए हम्म जायज है, क्योंकि हमारे लिए ही करते हैं। लेकिन हम लोगों को भी समझदारी हम्म करनी चाहिए कि हम लोग बिला जरूरत कहीं पर न जाए। और जैसे यहाँ पर लॉकडाउन का सिस्टम है कि भाई सुबह को 8 बजे तक जी दुकानें खुली रहती है, तो लोग जो है दुकानों में बाजाप्ता सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है लाइन लगा करके सामान लेके अपने घरों को चले जाते हैं। हम लोग वहां भी कर सकते हैं। हम्म और क्या होता है कि कोई एक आदमी बीमार पड़ा, एक स्कॉर्पियो भाड़ा किया, सब ठोस करके स्कॉर्पियो में बैठ करके चला गया, पता चला कि एक आदमी को इन्फेक्शन था, पूरे हम्म घर वाले को इन्फेक्शन हो गया। तो जितना हो बिल्कुल। सके उतना आप उस मरीज के साथ जितने लोगों को जाने की जरूरत है वही लोग जाएं, ज्यादा लोग जाने की जरूरत भी नहीं है। जी तो इस तरह से आप जो है अपने को भी बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने मुआशरे को बचा सकते हैं। इसका ख्याल जरूर रखिए। और जब तक आपको हो चलिए जाए डॉक्टर साहब। जब तक आपको हो जाए तब तक मानने के इंतजार में मत रहिए, लोगों को देख के भी सबक सीखिए। मिल्या कॉलेज की जो डायरेक्टर थी उनका इंतकाल हो गया, ऐसे ऐसे लोगों का। जी परसों जी आप ही जी। के टाइमलाइन में मैंने देखा किसी का मास्टर साहब का इंतकाल हो गया, मेरा ख्याल से 30-35 साल की उम्र के थे। तो पहला जो वेब जी जी आया, जी, मेरे कजिन ब्रदर हैं वो। मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बोल देता हूँ कि पहला जो हम्म कोरोना का वेब आया वो इल्डरली लोगों पर आया था, हम्म जो लोग क्रोनिक डिजीज हम्म से थे उन लोगों को घेरा। लेकिन दूसरी बार जो कोरोना का वेब आया है, ये जवान लोगों पर अटैक किया है। और जवान लोगों पर इसलिए अटैक किया कि जवान लोग जो है एहतियाती तदाबीर को छोड़ दिए। अगर इस बीमारी से आप अपने हम्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जितने भी एहतियाती हम्म। तदाबीर हैं उसका पालन कीजिए। वो सब सोशल मीडिया। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल छूट गया जी था, उसको मैं भी जी पूछ लेता हूँ आपसे। लोगों में वैक्सीन को लेकर, कोविड के वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जी, क्या किया जाए, लगाया जाए, नहीं लगाया जाए? लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, हम्म, लगाना चाहिए। अच्छा, जी, लगाना लगा चाहिए। सेफ है मतलब? सेफ है। सेफ देखिए, हम्म उसमें उसमें कई कई बातें हैं। उसमें कुछ परसेंटेज ऐसा भी होता है जिसमें कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जा रहे हैं, फीवर वगैरह आ रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। लेकिन मोर देन 70% हम्म देखा जा रहा है कि लोग लेने के बाद वो ज्यादा सेफ है। और अगर ऐसा जहां पर आप वैक्सीन लगाते हैं, अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं बुखार वगैरह, तो वो लोग दवा भी देते हैं और उन लोगों के आप संपर्क में रहिए और डरिए नहीं, वैक्सीन जरूर लगाइए, क्योंकि वैक्सीन लगाने से आप कोरोना से हम्म। बच सकते हैं। वो एक, लेकिन चलिए, अगर माशाल्लाह। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन नहीं करते हैं, अपने आप को बचा के नहीं रखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही आपको नहीं बचाएगी, इसका भी आपको पालन करना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से। काफी सारा वक्त दिया, ये आपका आराम करने का, सोने का वक्त था। हमने वक्त ले लिया आपका, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपने इतनी कीमती कीमती बातें बताई हैं, इससे हमारे बेशुमार दोस्त और काफी लोग को ये इससे फैजियाब हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत चाहते हैं, माफी चाहते हैं। और बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करते हुए। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए आप। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। थे जनाब डॉक्टर अबू साइम साहब, पूर्णिया से आते हैं, पूर्णिया ज़िला से, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्णिया के ये सचिव हैं। और अभी जो इलेक्शन हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव, तो अख्तरुल ईमान साहब के कैंडिडेट बनने से पहले जो संभावित प्रत्याशी थे उनमें एक वो भी थे, और मुसलसल मेहनत कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे। हालांकि अख्तर साहब के विधायक बन जाने के बाद भी वो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और गांव मोहल्ला ने उनसे एक दो सवालात भी किए, इंटरव्यूज़ भी किए हैं, और कई बार उनको टटोलने का काम भी किया, कोशिश भी किया। क्योंकि मैं उन्हें बहुत करीब से जानता हूं, और मैंने देखा है कि एक ऐसा शख्स जिसमें
खिदमत का जज्बा है, काम का जज्बा है। अभी वो अपनी गुफ्तगू में बता रहे थे कि कोचाधामन के फतेहपुर का एक शख्स, एक नौजवान जो बेंगलोर में एचडीएफसी बैंक में जॉब करते हैं, उन्हें कोरोना हो गया। अस्पताल में मारामारी की आलम, और कहीं बेड ना मिलने की वजह से जब उनके पास मरीज़ आया तो, और उनके पास भी जगह ना होने की वजह से उन्होंने उसे मना नहीं किया, बल्कि जो उनका बेसमेंट है, बेसमेंट में ही जो है साहब, माफ़ कीजिएगा, पार्किंग है, पार्किंग में उन्होंने कहीं ना कहीं उसको बेड का इंतज़ाम किया और मुसलसल उनका ट्रीटमेंट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ट्रीटमेंट से जो हमारे जो एचडीएफसी के जो वर्कर थे वो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मिला उन्हें, और हमारे कोचाधामन के बोहिता से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह के कई कारकर्दगी उनकी रही है। और अबू साइम साहब जैसे कई लोग हैं जो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगातार अवाम के बीच हैं, अवाम से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और अवाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि ये वक्त अपने आप को आइसोलेट करने का है, क्वारंटीन करने का है। लेकिन अगर आप किसी की खिदमत करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मदद करने के लिए आप दर दर की ठोकरें खाएं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी पावर बेहतर है, अगर आप सेहत के एतबार से अच्छे हैं, तो जो तदाबीर हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, उसको लेते हुए आप कर सकते हैं। माननीय विधायक मास्टर, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब अलग अलग विधानसभा के अलग अलग जगहों पर अक्सर देखे जाते हैं, और यही वजह है कि लोग हर तरफ उन्हें सलूट करते हैं, सलाम करते हैं और तारीफ़ करते हैं। और तारीफ़ इसलिए भी करते हैं कि साहब आज जहाँ सारे के सारे लोग अपने अपने घरों में हैं, वो घरों से बाहर निकल कर लोगों की सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, इसका बहुत अच्छा जवाब अबू साइम साहब ने दिया कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बेहतर है, अगर आप एहतियाती तदाबीर रखते हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, दिक्कत है, बीमारी परेशानी है, तो वो घर में रह करके भी खिदमत कर सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोचाधामन के ही मौजूदा विधायक अलहाज इजहार रस्मी साहब ने आज ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई है मरीज़ों के लिए। इससे पहले भी उनके बच्चे, उनके बेटे के ज़रिए, इम्तियाज़ रस्मी के ज़रिए ऑक्सीजन मुहैया कराई गई थी। ये काबिल तारीफ़ है। और हर लीडर अपने ओर से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हम सबको ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हम सब मुसीबत की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़े रहें, बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लालच के और बगैर किसी दबाव के। अगर आपके जहन में किसी तरह कोई सवाल हो, और अगर आप इस वीडियो के बाद, डॉक्टर अबू साइम साहब के बाद, किसी और लीडर को सुनना चाहते हो, और जिनको मैं बुला सकूँ, दावत दे सकूँ कि वो गांव मोहल्ला के हमारे इस ग्रुप में अपनी बात रखें, तो उनका नाम ज़रूर इंडिकेट कीजिएगा नीचे, ताकि हम कोशिश करें कि साहब उनसे भी रब्ता कर सकें। और सवालात भी आप ही के होंगे, जो सवाल आपके होंगे मैं आपके सवालात उनसे पूछूंगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।